हेलो एवरीवन, एकता क्लासेज में आपका फिर हार्दिक स्वागत है। पहले हमने पढ़ा था आवेश के गुणधर्म के बारे में, उनके अलग अलग गुणधर्म हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वो विशिष्ट आवेश के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में। और विशिष्ट आवेश के बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कूलॉम का नियम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट आवेश क्या होता है? देखो, विशिष्ट आवेश होता है वो होता है एकांक द्रव्यमान में कितने आवेश की संख्या है या मात्रा है, यानी Q बटा M। विशिष्ट आवेश होगा Q बटा M, यानी एकांक आवेश में यह होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एकांक द्रव्यमान में जो आवेश की मात्रा है उसी को क्या बोलेंगे? विशिष्ट आवेश। यानी एकांक द्रव्यमान में विद्यमान आवेश ही विशिष्ट आवेश हैं। अब इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होगा? यानी कूलॉम अपॉन जो द्रव्यमान होगा मास, तो आवेश का होगा कूलॉम और मास का होगा केजी। तो कूलॉम प्रति केजी ये क्या बन गया? विशिष्ट आवेश का जो मात्रक बन गया। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, यानी विमा क्या होगी? तो इनकी विमा होगी, आवेश की तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, आवेश की होती है A1 T1 और द्रव्यमान की होगी M1। टोटल हमें प्राप्त हुआ वो हुआ M-1 A1 T1। ये हमें प्राप्त हो गई विशिष्ट आवेश की विमा और मात्रक। अब हम आगे और समझेंगे कि इसका जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, जब उनका भाग देंगे तो हमें विशिष्ट आवेश प्राप्त होगा। यानी हमें पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमें विशिष्ट आवेश प्राप्त होगा, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम और अपॉन में होगा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। जब इनको कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर दोनों नेगेटिव है तो इनका जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 और कूलॉम प्रति केजी। इसको और भी सार्थक अंक में क्या लिख सकते हैं कि 1.8 इंटू 10⁻11 कूलॉम प्रति केजी। यह होता है विशिष्ट आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। अब हम आगे जो टॉपिक समझेंगे वो पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, कि कूलॉम का नियम क्या है और उनका सदिश निरूपण क्या है। उनको समझने से पहले अब यहां पे कूलॉम नियम स्टार्ट करते हैं कि कूलॉम नियम क्या है। अब आपने पहले वाले भाग में देखा ही होगा कि जब सजातीय आवेश हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय होगा तो आकर्षित होंगे। ये आपने पहले पढ़ा होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हैं तो
आवेश आपस में अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे, यानी आकर्षण होगा। और जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो रिफिल करेंगे, यानी ये इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी ये आवेशों का आकर्षण और प्रतिकर्षण है। अब हम कूलाम का नियम समझते हैं, तो वो कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है, वैसे कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब ये क्या होता है उनको डिटेल में समझते हैं। देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि जो बल होगा वो बल की प्रकृति होगी, वो होगी आकर्षण की प्रकृति होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। यहां पे और भी चार्ज हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम पहले वाले को Q1 मान रहे हैं, दूसरे वाले को Q2 मान रहे हैं, और इनके मध्य की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है। तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो होता है F समानुपाती Q1 Q2। इक्वेशन दे दो फर्स्ट, और दूसरा होगा F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें होता है क्या, एक बल ज्यादा कब होगा, जब इन दोनों के आवेश का जो परिमाण है वो ज्यादा होगा। यानी इसकी जो कूलाम का नियम का जो कथन है वो क्या है, देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य यानी Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2 के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितनी दूरी ज्यादा होगी बल उतना ही कम कार्य करेगा। तो आवेश का परिमाण ज्यादा है तो बल ज्यादा होगा। अब समीकरण 1 व 2 से इनको साथ में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो, F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां ये K है वो है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ये वाला नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब है जो इन दोनों आवेशों के मध्य हवा है या फिर कोई अन्य माध्यम है, तो उस पर निर्भर करता है यह समानुपाती नियतांक यानी K। अब इसमें K का मान बढ़ेगा जब ये माध्यम के बीच में, पहले मान लो हवा है तो कम होगा K का मान, और अन्य कोई माध्यम रखेंगे तो K का मान बढ़ जाएगा। तो समानुपाती नियतांक जो K प्राप्त हुआ, इनका भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इनको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। यही क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। यह बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो प्रतिकर्षण होगा। और यदि दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उस कंडीशन में अट्रैक्ट यानी आकर्षण होगा। अब हम जो K का मान है, K का मान भी समझेंगे कि निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होता है, फिर किसी माध्यम के लिए K का मान क्या होता है। तो समीकरण 3 से देखें तो K बराबर R स्क्वायर को यहां पे भेज दो गुणा में, और Q1 Q2 को भेज देते हैं भाग में। तो हमें जो K का मान प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इस K का जो समानुपाती नियतांक है उसका मात्रक होगा, वो मात्रक क्या होगा, बल का होगा न्यूटन, दूरी का है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर है, और अपॉन में कूलाम, कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये हो गया समानुपाती नियतांक का मात्रक। अब इसकी विमा की बात की जाए तो न्यूटन की विमा होती है M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर की क्या होगी L स्क्वायर, अपॉन एक कूलाम की होती है A1 T1
लेकिन यहां पे स्क्वायर हो रहा है। तो फाइनली क्या होगा, m1l3, ये देखो 2 और 1 क्या हो गया 3, t माइनस 2 अपॉन में क्या होगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये एक माइनस और एक प्लस है और वो भी भाग में है, ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा a। तो फाइनली क्या प्राप्त हुई वो विमा m1l3 t माइनस 4 a माइनस 2, ये हो गई समानुपाती नियतांक k की विमा। अब यहां पे जो k है तो k का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। ये निर्वात के लिए क्या होता है, फिर किसी माध्यम के लिए क्या होगा, उसके लिए ज्ञात करेंगे। चलो इनको आगे समझते हैं कि आगे इसमें k का मान क्या होगा। तो पहला पॉइंट है वो है निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए k का मान क्या होगा। निर्वात या हवा का मतलब जब जो दोनों आवेश थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश, उन दोनों के बीच में यदि कोई माध्यम रखा हुआ नहीं है, ओनली फॉर क्या है हवा है, तो हवा के लिए जो k का मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो फाइनली वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ये संख्यात्मक मान है और इसका मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अभी तो हमने समझा था जो k का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये तो k का मान हो गया। अब यहां पे भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है। ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई k, यानी एप्सिलॉन नॉट को k की जगह और k को एप्सिलॉन नॉट की जगह ट्रांसफर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 1/4 पाई k प्राप्त होगा। अब इसमें भी पाई की वैल्यू 3.14 और k की वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का भी जो गणितीय मान है वो प्राप्त होगा 8.85 × 10⁻12। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनका मतलब यहां पे भी मात्रक इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब इसी के अंदर हम समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट है, उनका मात्रक तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसकी विमा क्या होगी, इस एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी जो k की विमा है उसका व्युत्क्रम, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m1l1 t माइनस 2 इंटू l2। फाइनली होगा वो होगा m-1 l-3 t4 a2। यह प्राप्त होगी एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता की विमा और मात्रक। अब हम आगे समझेंगे कि किसी माध्यम के लिए k का मान क्या होगा और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी। अब हो जाएगा माध्यम के लिए, सेकंड पॉइंट है माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए आपने पहले ही पढ़ा होगा कि कूलॉम नियम है वो निर्वात के लिए, तो आप क्या लिख रहे थे,
वो था एफ इजिकल टू के, और के की वैल्यू आप रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बात आ गई निर्वात के लिए। अब हम माध्यम के लिए लिखेंगे, तो वो माध्यम के लिए क्या लिखेंगे? एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये माध्यम की विद्युतशीलता होगी, और एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया जब दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा हुआ है। अब इसमें माध्यम, अगर इसमें दोनों आवेशों के मध्य भर दिया जाए तो फिर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पहले बल कौन सा था? निर्वात की कंडीशन में, यानी दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम नहीं है। अब माध्यम भरा जाए तो क्या होगा? ये एफ माध्यम बराबर, यानी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है ये। इनको कोई इक्वेशन दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, इनको सेकंड दे देते हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इनको भी समझते हैं। देखो, जब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सेकंड का भाग देंगे तो एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बटा में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। Q1 Q2 से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ये इनका गुणा होगा। तो हमें फाइनली प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर से पहले क्या है? एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, यानी एम लिख लेते हैं इसमें। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है एप्सिलॉन आर, यानी माध्यम की विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। यहां पे एप्सिलॉन आर है ना, वो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा आप यह भी कह सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कह सकते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलो अब हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में जानेंगे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता होती हैं, वो होती हैं एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, यानी निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में आवेश के मध्य लगने वाला जो बल है उसका अनुपात। आपने एफ निर्वात का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ माध्यम का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इनसे कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ वो 1/एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन। ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, ये 1/एप्सिलॉन। ये सबसे ऊपर जाएगा और इनका एक का एप्सिलॉन नॉट से गुणा होगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी
ये होती हैं जो एप्सिलॉन है, वो हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहां पे माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो रेशियो है उनको ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं और इनको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, और बराबर से पहले क्या चल रहा है एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम यानी मीडियम के लिए। अब इसके अंदर एप्सिलॉन आर है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भी आप लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आगे इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की दो परिभाषा दे सकते हैं, एक तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और दूसरी परिभाषा है वो है दोनों आवेशों के मध्य यदि निर्वात हैं तो उनके निर्वात की स्थिति में लगने वाला बल तथा माध्यम की स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को भी आपेक्षिक विद्युतशीलता कह सकते हैं। अब ये तो बात हो गई आपेक्षिक विद्युतशीलता की। अब ये दोनों विद्युतशीलता का अनुपात है, इसका मतलब इन दोनों का मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक प्रकार की मात्रकहीन राशि है और इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी क्या होगी, ये विमाहीन राशि होगी। यानी ये एक प्रकार का रेशियो है तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशियां होगी, क्योंकि जितनी राशियां हैं ये अपना आप कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपेक्षिक विद्युतशीलता की। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं कूलाम के नियम पर आधारित। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि यदि आवेश का परिमाण 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, और या कह सकते हैं उसके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए या 2 गुनी कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए, यानी कूलाम के नियम से संबंधित क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। अब हम कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है और उनके बीच लगने वाला बल 10 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा या बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कह सकते हैं कि जो नया बल प्राप्त होगा वो क्या होगा। अब हम कूलाम के नियम से हमने ज्ञात भी किया कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें बल का मान दिया है तो ये हो गया 10 न्यूटन और के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब इसमें आर का मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे दिया है कि यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो फिर नया बल क्या होगा। तो नया बल F डैश बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें लिखा भी है कि बल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी R की जगह आप रखोगे 2R उसका स्क्वायर। तो F डैश इक्वल क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। यानी अब यहां से इनको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इनमें सिंपल सा मान सीधा ये रख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से कि F डैश इक्वल क्या होगा 1/4 अलग करो और ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनको आप समीकरण 1 की सहायता से क्या लिख सकते हैं 10, यानी F डैश
इजिकल टू क्या होगा 10/4, यानी कैंसिल आउट होगा 2 से, तो ये 5/2 यानी 2.5 न्यूटन जो नया बल होगा वो प्राप्त होगा, यानी प्रारंभिक का 2.5 गुना हो जाएगा। ये इतना बल पर प्रभाव पड़ेगा। जो नया बल प्राप्त होगा वो होगा प्रारंभिक का 2.5 गुना। अब हम इस पर आधारित एक और न्यूमेरिकल इक्वेशन करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम और Q2 दिया है, वो दिया है -4 माइक्रोकुलाम, और उनके बीच की दूरी दी है 0.5 मीटर। तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं क्या होता है, क्योंकि इनको माइक्रोकुलाम है उसको कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले कि Q1 इजिकल टू क्या है 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अब Q2 की वैल्यू क्या है -4 माइक्रोकुलाम, यानी -4 × 10⁻⁻⁶ कुलाम, और दूरी मीटर में दी है तो मीटर में ही रखना है। यदि सेंटीमीटर में होती ना तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करते। अब जो डिस्टेंस है वो दी है r बराबर 0.5 मीटर। अब इसमें उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा उस बल की गणना करेंगे। तो कुलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो होता है F इजिकल टू K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। अब इसमें K की वैल्यू है वो समानुपाती नियतांक है, और उस K की वैल्यू है 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶, और Q2 की वैल्यू है वो माइनस में है तो यहां पे आप आगे माइनस लगा सकते हैं, वो है 4 × 10⁻⁻⁶, और अपॉन में R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन हो रही है उनकी कैलकुलेशन कीजिए। तो ये हो गया टोटल, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 18। 18 और 4 का गुणा कर लो और 10 की पावर ऐड कर लो, तो टोटल 18 और 4 का गुणा किया 2, 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 72 आएंगे, और 10 की पावर टोटल हो जाएगी 9 - 12, और अपॉन में 0.5 का जो वर्ग होगा स्क्वायर होगा तो 5 का होता है 25, और पॉइंट के बाद में 2 अंक रखने हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसमें 0.25। अब इसमें F बराबर प्राप्त होगा वो होगा माइनस का 72 गुणा 10 की पावर -3, और बट्टा में क्या होगा 0.25। अब इसमें पॉइंट को कैंसिल आउट करो तो वो होगा -72 × 10⁻³ इंटू, ये पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो ऊपर कितना होगा 10 की पावर 2, और बट्टा में 25। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसमें क्या बचेगा देखो -72 और गुणा में 10 की पावर -1 और बट्टा में 25। अब इनको ये भी लिख सकते हैं कि ये माइनस की पावर है उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो -72 और बट्टा में हो जाएगा 250। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो फाइनली वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0.072 न्यूटन। 0.072
72 न्यूटन, और वो भी किसका होगा? माइनस का होगा। यानी माइनस है, इसका मतलब आवेश की प्रकृति जो होगी आकर्षण की होगी, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आवेश दिया है वो पॉजिटिव दिया है और दूसरा आवेश है वो नेगेटिव दिया है। तो जो लगने वाला बल है वो बल आकर्षण प्रकृति का होगा। ये टोटल हमें फाइनली जो इन दोनों आवेशों के मध्य आवेश की वैल्यू दी है और दूरी दी है, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान प्राप्त हुआ। अब इसमें आगे और भी न्यूमेरिकल इक्वेशन करेंगे जो बनने की संभावना होती है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो कि यदि दोनों आवेशों की मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आवेश के परिमाण को दोगुना कर दिया जाए तो फिर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें छोटा क्वेश्चन ही बनता है और सिंपल भी है। अब इसमें बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो कि यदि दूरी को दोगुना करना है, आवेश का परिमाण समान है, तो कूलाम के नियम से आपको पता ही है F इजिकल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूरी को दोगुना करना है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया है उनके अकॉर्डिंग यानी प्रश्नानुसार R इजिकल टू क्या होगा? 2R। यानी R की जगह आपको 2R रखना है। तो फिर जो बल होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो नया बल F डैश दे दो, तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। यानी फाइनली F डैश इजिकल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन में 4R स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है? F है। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका भाग दे दो, यानी जो F डैश में किसका भाग दे दो? F का। यानी 2 में 1 का भाग दे दो। 1 में 2 का भाग देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें भाग देंगे तो फिर हमें जो प्राप्त होगी वैल्यू वो क्या हो रही है? देखो K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट। यानी F डैश अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन 4 प्राप्त होगा। सबसे ऊपर 1 बचेगा और अपॉन में 4। जब इनको इस साइड में भेजेंगे, वज्र गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, या F डैश क्या प्राप्त होगा? F को यहां पे 1 की जगह भेजेंगे तो हमें F डैश बराबर F अपॉन 4 प्राप्त होगा। F अपॉन 4 का मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभ में जितना बल था ना उनका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 1/4। बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल प्रारंभिक का, नया बल प्रारंभिक बल का क्या हो जाएगा? 1/4। चलो अब इसमें आवेश को 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? और या फिर आप डायरेक्ट भी इसमें कैसा भी क्वेश्चन बने
इसमें आप बता सकते हैं कि 2 गुना करने को पूछे तो अपॉन में देखो ये स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप 1/4 गुना बता देना, क्योंकि अपॉन में चल रहा है आर स्क्वायर, तो ये 1/4 गुना बता दो। यदि 4 गुना यहां पे पूछे तो 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी 1/16 गुना हो जाएगा, या कह सकते हैं कि 16 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर आवेश का प्रभाव कम हो जाएगा। अब इसमें और भी इसमें कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है और वो दूरी से संबंधित है। यदि इसमें यह भी कह सकते हैं कि दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा करेंगे इसका मतलब हमें 1/4 प्राप्त होगा, और 1/4 यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में बल में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि दूरी कम हो रही है, कम हो रही है इसका मतलब बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ रही है उस कंडीशन में बल क्या हो गया, कम हो रहा है। यह आप डायरेक्ट भी इसमें ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन ही बनेगा इनसे संबंधित। अब इसमें हम समझेंगे कि आवेश की मात्रा को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर दिया जाए तो फिर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और पहले भी कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ाई है कि आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, यानी आवेश की जितनी मात्रा ज्यादा होगी या जितना गुना होगा तो बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। एक और क्वेश्चन है, यदि दोनों आवेशों के परिमाण को 2 गुना कर दिया जाए, दोनों आवेशों के परिमाण को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बल की गणना करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। हमें पता है कूलॉम के नियम से एक F इजिकल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। जब इसमें आवेश के परिमाण को 2 गुना करना है, यानी प्रश्नानुसार Q1 इजिकल टू क्या कर लो, डबल करना है इनका, तो इसको 2Q1 लिख सकते हैं, और Q2 है ना वो भी डबल हो जाएगा, यानी 2Q2। जब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे फर्स्ट में, तो F इजिकल टू K 2Q1 2Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, यानी बल पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी नया बल प्राप्त होगा, तो डैश दे दो, तो F डैश इजिकल टू क्या होगा, फॉर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनको नई इक्वेशन दे दो, या फिर आप डायरेक्ट इनको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं, इनको आप डायरेक्ट F लिख सकते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 से F डैश इजिकल टू क्या होगा, ये 4 है और इसको क्या लिख सकते हैं, F, यानी जो नया बल प्राप्त होगा, जो नया बल प्राप्त होगा वो प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगा। ये बल है वो है प्रारंभिक बल, यानी नया बल होगा वो जो प्रारंभ में जितना बल था उनका 4 गुना हो जाएगा। ये हो गए कूलॉम के नियम से संबंधित क्वेश्चन आंसर।